नमस्कार। 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरह से सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया, अब उसकी तस्वीर भी सामने निकल कर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर करीब 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। वो तस्वीरें पहले आ रही थी, लेकिन अब ये वीडियो सामने आया जहां पर 1 घंटे रहे प्रधानमंत्री मोदी। सेंट्रल विस्टा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। रात के 8:45 के करीब वो पहुंचे वहां पर और उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। इसकी तस्वीरें अब सामने आई है, ये वीडियो सामने आया जहां पर जितने भी कर्मचारी वहां पर बातचीत उनसे की है, जो काम कर रहे थे वहां पर, और सभी ने कहा कि अपने बीच को प्रधानमंत्री को देखकर वो सभी भौचक्के रह गए। हालांकि सबने बातचीत की, अपनी बात बताई और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देखा कि किस तरह से निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, किस तरह से कामकाज वहां पर हो रहा है, जिसका अब वीडियो सामने आया है। तो सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है। अचानक रात में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट उनको दिखाया, किस तरह से कामकाज हो रहा है। वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं ओरिजिनल राज्यसभा में। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच अब तेज हो गई है और आज जांच का तीसरा दिन है। इस बीच सीबीआई ने कोर्ट में तीनों आरोपी आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी की 10 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी है। सीबीआई की याचिका पर प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल भेजा था। सीबीआई ने अब आरोपियों की कस्टडी मांगी है और 10 दिन की एक कस्टडी है, जिस पर आज सीबीआई जांच का तीसरा दिन है जब उन्होंने मांग की है और आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। तो सीजेएम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है क्योंकि लगातार सीबीआई अपनी जांच तेज कर रही है। जिनको मुख्य 3 आरोपी को बनाया गया है उसकी अब कस्टडी की रिमांड की अपील उन्होंने सीजेएम कोर्ट में लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है और बहुत सारी बातें हैं जो सीबीआई को उनसे जाननी है। इस वजह से अगर तीनों की कस्टडी सीबीआई को मिलती है तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनका पर्दाफाश हो सकता है। तो आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, ये तीनों की कस्टडी के लिए सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 10 दिनों की कस्टडी की मांग सीबीआई ने की है। फिलहाल ये तीनों इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं और आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसमें सीबीआई ने रिमांड मांगी है इन तीनों की। तो एसआईटी से जैसे ही सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली है, लगातार सीबीआई की जांच जो है वो तेज होती जा रही है। कल हमने देखा था, 2 दिन लगातार हमने देखा कि किस तरह से लगातार घंटों बाघामरी आश्रम में लोगों से पूछताछ की गई, रिक्रिएट किया गया उस दिन की बातें जो कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई थी, उसका पूरा रिक्रिएट किया गया सीन। और आप आज सीजेएम कोर्ट में पेश होनी है। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ा है। सर्वेश, कितने बजे ये पेशी होनी है? देखिए, आज जो रिमांड अर्जी सीबीआई के एडिशनल एसपी केस नेगी की ओर से दी गई है, उसमें रिमांड अर्जी में ये मांग की गई है कि जो तीनों आरोपी हैं आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनका बेटा संदीप तिवारी, इसकी 10 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी है। रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। और एक जो कथित वीडियो बताया जा रहा है कि जिस वीडियो से महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, डराया जा रहा था, या वो हनी ट्रैप का मामला है, उस मामले में भी पूछताछ करेगी और वो वीडियो भी सीबीआई बरामद कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी को जानकारी तो मिल गई थी कि वो कोई वीडियो है, लेकिन अभी वो वीडियो बरामद नहीं हो सका था।
तो इस तरह से आज जो अगर रिमांड मिलती है तो नैनी सेंट्रल जेल भी जो है सीबीआई की टीम जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि 10:30 से सीजेएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और उम्मीद है कि सीजेएम कोर्ट 10 दिन की रिमांड मंजूर कर लेगी और अगर ये रिमांड मंजूर होती है तो सीबीआई की जांच की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। आज सीबीआई जांच का तीसरा दिन है। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पूर्वांचल के गरीबी और पिछड़पन को दूर करने के लिए जिस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था उसका पूरा होने की खुशी पर यह दुख भी है कि बीजेपी ने इसके मूल स्वरूप और गुणवत्ता से समझौता किया। बीजेपी विकास के रास्ते बनाना नहीं जानती है। और आगरा में पुलिस ने 700 करोड़ का फर्जी कारोबार के मास्टरमाइंड नितिन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सीजीएसटी की प्रवर्तन टीम ने यह गिरफ्तारी की है। आरोप है कि नितिन वर्मा ने फर्जी आधार पर पैन नंबर 626 फॉर्म अलग अलग राज्यों में पंजीकृत किए और बिना माल का लेन देन किए 700 करोड़ के फर्जी बिल, ई वे बिल जारी किए। 126 फर्जी फॉर्मों में आपस में ही लेन देन दिखा दिया। इसमें 102 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी की गई। फेरी वालों, छोटे दुकानदारों और आम लोगों को लोन दिलाने के बहाने इसके दस्तावेज लेकर 2017 से 2029 के बीच फर्जी फॉर्म रजिस्टर्ड करवाई गई है। तो 700 करोड़ का जो फर्जीवाड़ा हुआ था उस कारोबार का मास्टरमाइंड उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कि ये शख्स जो है काम करने वाले हैं, फेरी करने वाले हैं, इस तरीके से जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, उनके आधार और पैन कार्ड लोन या फाइनेंस कराने के बहाने उनसे लेकर के उनके नाम पर जीएसटी की फर्जी फर्म जो है बनाना उनके रिकॉर्ड पर और वो रजिस्ट्रेशन उसका करवाया। फिर बिना किसी माल की सप्लाई के सिर्फ पेपर पे जो है बिल, ई वे बिल के साथ में वो इनवॉइस जो है जनरेट करता था, जिससे राजस्व की हानि बहुत होती थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह से इस पूरे काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ? जी नीलू, ये काला कारोबार करीब 3 साल पहले पकड़ में आया था और उसके बाद लगातार जांच की जा रही थी। 1 साल पहले ये जो गिरफ्तार हुआ नितिन वर्मा, इसका साथी कृपलानी गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद से ही मास्टरमाइंड नितिन वर्मा लगातार फरार चल रहा था। बीच में इसने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर ली थी और अब अग्रिम जमानत जब उसकी अवधि पूरी हो गई तो एक बार फिर शिकंजा कसा सेंट्रल जीएसटी की टीम ने और उसके घर से यानी आवास विकास कॉलोनी जो आगरा में है वहां से नितिन वर्मा को दबोच लिया और उसको जो है कोर्ट पेश किया। कोर्ट ने इसे नितिन वर्मा को जेल भेज दिया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश तमाम प्रदेश में इसने फर्जी फर्मों का पंजीकरण कराया। उसके जरिए फर्जी लेन देन करके कंपनी चलाता रहा। न कहीं जमीन पर कंपनी थी, न किसी माल का लेन देन हुआ। इसके बावजूद इसने 126 फर्में दिखाई और 102 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी इसने 2017 से 2019 के बीच इन्हीं फर्मों के जरिए की। अब मास्टरमाइंड गिरफ्तार है तो लल्लन वर्मा है सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कई और लोग हैं जिनकी तलाश जारी है। तो कुल मिला के ये 3 साल की जांच का नतीजा है जो आज जाकर के मास्टरमाइंड ये नितिन वर्मा गिरफ्तार हुआ है। इन्हीं लोग ठीक है, तो लगातार इसकी तलाश चल रही थी लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से खबर लेते हैं। यहां पर नहर में 2 शव दिखाई दिया है। मलिहाबाद इलाके में नहर में 2 शव दिखा। नवी नगर के पास नहर में ये शव दिखा है। लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मलिहाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर नहर में दिखे शव पर अब चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि पता नहीं चल पाया ये 2 लोग कौन हैं, शिनाख्त तो नहीं हो पाई है, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। और इटावा जिले के बकेवर इलाके में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में धर्मांतरण का कोई मामला सामने नहीं आया। इसके बावजूद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि आरोपी ने पहले भी एक शख्स का धर्मांतरण कराया, लेकिन उसने किसी का धर्मांतरण कराने से इनकार किया, लेकिन चर्च में प्रार्थना करने जाता है।
और बदायूं में दहेज की मांग पूरी ना होने पर फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति दहेज की मांग कर रहा था, उसे मारता पीटता था। जब मांग पूरी ना हुई तो उसने उसे फोन पर ही तलाक दे दिया। महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। और मेरी सास ने मेरा गला दबाया और मेरी ननद ने भी मुझे मारा, गला दबाया। जेठ बदतमीजी करते हैं मेरे, और घर से निकाल दिया कि पैसे लेके आओ तब रखेंगे, नहीं तो ना बुलेट मांगते हैं कि बुलेट दो लाके। और मेरी सास इनकी दूसरी शादी करा रही है, मेरे जेठ सब लोग। और मेरी माँ ने अपना प्लाट 90,000 में रखे, इन्हें पैसे भी दे दिए, उसके बावजूद भी मांगते हैं। और बताओ मेरी माँ गरीब है, कहाँ से क्या करे, कहाँ से दे। सब बहुत गरीब लोग हैं हम, और हमें न्याय चाहिए साहब, और कुछ नहीं हम चाहते हैं। 3 तलाक का क्या मामला? और 3 तलाक का इन्होंने ये कहा फोन पे कि हमने तुझे तलाक दे दी, अब तुझे रखेंगे नहीं, जाओ अपने घर पे। फोन पे 3 तलाक दे के बस। क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं सर, और कुछ नहीं चाहते हैं। बस हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है उन लोगों ने, तो हमें न्याय चाहिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, किसानों का भारत बंद है, जिससे दिल्ली एनसीआर में कई जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई है। डीएनडी पर इस वक्त लंबा जाम लगा है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। तो किसानों के भारत बंद का असर अब दिखने लगा है, क्योंकि आज सोमवार है और लोग अब अपने अपने दफ्तरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर, खासतौर पर डीएनडी की बात की जाए तो वहां पर किसानों के चक्का जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर की, जहां पर किसानों के भारत बंद के बाद अब जाम की स्थिति पैदा हो गई है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या देख पा रहे हैं आप? भारत बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, सबको पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी डीएनडी पर, कम से कम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में वाहन हैं जो धीमी गति से चल रहे हैं। जाम की स्थिति है, ट्रैफिक विभाग के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही। चेकिंग जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे हो रही है, यानी जब आप नोएडा से एंट्री कर जाते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने 26 जनवरी को देखी बीते, वो दोबारा से ना हो, उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए भारी चेकिंग की जा रही है। बैरिकेटिंग जगह जगह की गई है, जिसकी वजह से जो भी नोएडा से सटे हुए बॉर्डर्स है, फिर चाहे चिल्ला बॉर्डर की बात हो, डीएनडी की हो, कालिंदी कुंज की तरफ भी काफी संख्या में वाहन है जो फंसे हुए हैं। ऐसे में हर जो बॉर्डर सटे हुए हैं नोएडा से जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, वो जो है जमीनी तौर पर देखा जाए तो फंसे हुए हैं, और वाहनों की लंबी लंबी कतार देखी जा सकती है। और भारत बंद का साफ तौर पर जो आह्वान किया गया था, उसको देखते हुए सख्ती की जा रही है, और उसी सख्ती का ये नतीजा है कि जगह जगह जो है वो वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हिमांशु, तो हम ये माने कि शाम के 4 बजे तक, चूंकि किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, चक्का जाम की बात कही है, तो 4 बजे तक कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोमवार है, और सबसे बड़ी बात है पीक आवर्स है। सभी लोग रोजाना लाखों लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव की तरफ। ऐसे में जो भी बॉर्डर है वहां पे जाम की स्थिति जो सुबह। ठीक है, तो जाम की स्थिति बनी हुई है, किसानों का चक्का जाम है, और हो सके तो हम ये दर्शकों को कहेंगे कि बहुत जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर आज ना ही निकले, दोपहर के बाद ही जाना हो तो निकले। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में सीएम योगी जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के जनता दरबार की। सीएम आवास पर यह जनता दरबार लगा है, और सीएम इसी तरह से जनता दरबार पहुंचते हैं, जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने जो लोग वहां पर पहुंचे थे अपनी समस्याओं के साथ उनको सुना और अधिकारियों को इसके निस्तारण के निर्देश दिए। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है। नीति साफ होनी चाहिए।